चले जी। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। अब्दुल सलाम जिसकी पैदाइश 1926 में हुई थी इन द पाकिस्तान। जी हाँ, ये हमारे पाकिस्तान का सुर्खरू बंदा है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। क्यों हम इसे प्राउड करते हैं? क्योंकि ये पहला पाकिस्तानी नोबेल लॉरिएट है। नोबेल पर्सन जो है, नोबेल प्राइज इस बंदे को मिला हुआ था, इसलिए हम सारे फिजिक्स वाले बंदे इस बंदे को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इसके बदौलत से पाकिस्तान को एक अच्छा सा तमगा मिला। वो क्या मिला? पाकिस्तान को नोबेल प्राइज मिला था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा कब हुआ था? ये पैदा हुआ था 1926 में। कहाँ पे पैदा हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन जंगल। ऐसे ना, ओ भाई, ये जंगल में पैदा नहीं हुआ था, झंग में पैदा हुआ था। ये झंग एक प्रोविंस है पंजाब का, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन झंग, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ये पंजाब में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान। इंडिया मत समझ लीजिएगा, क्योंकि पंजाब इंडिया में भी है, बिल्कुल है, ठीक है ना। इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक। ये कहाँ पे पैदा हुआ था? ये पैदा हुआ है पाकिस्तान में, झंग, 1926 में। अब्दुल सलाम के बारे में ये कहा जाता है, ये बचपन से इंतहाई मेहनत कश और उसके साथ साथ जहन नशीन बंदा था। इसने अपने सारे जो एग्जाम्स हैं वो बहुत सारे डिस्टिंक्शन से पास किए हुए, बहुत सारी काबिल और उसके साथ साथ मेहनतों से इसने हासिल किए हुए पोजीशंस के साथ इसने सारे एग्जाम्स क्लैरिफाई किए हुए। उसके बाद इसकी यूके में स्कॉलरशिप हो गई फॉर दी फर्दर स्टडीज। कहाँ पे हो गई है? यूके में। दुआ फरमाए हमारी भी लग जाए भाई, आप लोगों को भी मैं बुला लूंगा यूके में इंशाल्लाह। दुआ आप करें मेरी भी स्कॉलरशिप हो जाए, मेरी भी यूके में लग जाए, कभी मैं भी देख के आऊँ यूके कैसा होता है। मगर हम अपने सिटी में से रह रहे कि कसम से बोर हो गए यार, सच्ची बात तो यही है, ठीक है ना। तो इसकी यूके में क्या हो गया था? यूके में इसकी स्कॉलरशिप हो गई फॉर दी फर्दर स्टडीज, और उसके बाद ये 1950 में वापस आया पाकिस्तान यूके से। स्टडीज अपनी कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आया 1950 में, और उसके बाद पाकिस्तान तब ये इतना डेवलप्ड नहीं था, क्योंकि आज़ाद हुए इस पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही हुए थे। तो इन 3 सालों में पाकिस्तान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन पाया हुआ था, इसलिए इसने अपना रिसर्च वर्क प्रमोट करने के लिए यूके को वापसी कर दिया। ही वेंट टू यूके इन 1950। उसके बाद इसने जो भी अपना सब्जेक्ट के मुतालिक पढ़ा हुआ था उसको, उस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये बिल्कुल वापस यूके चला गया। और उसके बाद 1979 में ही गॉट नोबेल प्राइज। जी हाँ, 1979 में इस बंदे ने नोबेल प्राइज लिया हुआ है फॉर द वर्क ऑफ, फॉर हिज वर्क ऑन गट। गट क्या होती है? गट का मतलब होता है ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। बेसिकली गट हम कहते हैं नेचुरल फोर्सेस के बारे में, मतलब गट की स्टडी जो होती है, हम इस जमीन के, इस पूरी यूनिवर्स की हम स्टडी करते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है वो मेजर 3 फोर्सेस पे काम कर रही थी। वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स। इन तीनों फोर्सेस पे हमारी ये जो पूरी यूनिवर्स है ये बिल्कुल काम कर रही है। अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स खत्म हो जाती है, समझ लीजिए हम सब के सब खत्म हो जाएंगे, और ये बिल्कुल प्रूव बात है। कौन कौन सी फोर्सेस अवेलेबल है? गट हम किस चीज की स्टडी करते हैं? बेसिक 3 फोर्सेस की स्टडी करते हैं। वो कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कौन सी?
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सारी चीजों की हम स्टडी करते हैं गट में। और इसने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में प्रूफ किया हुआ था गट को। पहले अंग्रेज क्या कर रहे होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टडी सेपरेट करते थे और न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी सेपरेट कर रहे थे। कुछ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वीक होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। तो उन सब की जो स्टडी कर रहे होते थे वो बिल्कुल सेपरेट नहीं कर रहे होते। मगर अब्दुल सलाम ने अपने ही बलबूते पे उन लोगों को एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया और बोला इस फार्मूले को आप अप्लाई करें, इसी फार्मूले में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अवेलेबल होगी और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इसी फार्मूले में अवेलेबल है। तो अंग्रेजों ने जैसे ही उस फार्मूले को अप्लाई किया, दे वाज सक्सेस, उन्होंने बिल्कुल एक सक्सेस हासिल की। क्यों सक्सेस हासिल की, वो इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि वो पहले काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे, वो सेपरेट काम कर रहे थे, मतलब हर चीज की सेपरेटली स्टडी कर रहे थे। मगर जैसे ही इस बंदे ने उन लोगों को फार्मूला दिया, फार्मूला देने के बाद वो सक्सेस हो गया, उनका टाइम भी बच गया और उसके साथ साथ उसकी जो मनी थी, पैसे थे, वो भी क्या हो रहे थे, वो बच रहे थे। इसलिए 1979 एडी में इस बंदे को नोबेल प्राइज दिया गया है। पाकिस्तान का पहला बंदा है जिसे नोबेल प्राइज मिला हुआ था। एंड ही शेयर्ड हिज नोबेल प्राइज विथ हिज पार्टनर्स। उसके बाद इसने अपना नोबेल प्राइज दो बंदों के साथ शेयर किया हुआ है। वो कौन से दो बंदे थे जिसके साथ इसने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया? उन दोनों का बुक्स में नाम कम से कम आता है, मगर आप क्या याद रखेंगे, लिख ले। क्या नाम था उन दोनों का? एक का नाम था वेनबर्ग एंड ग्लेशियो। He shared his Nobel Prize with these two partners. इन दोनों पार्टनर्स को इसने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया हुआ था। मगर इन तीनों बंदों ने मिल के वो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी का जो फार्मूला था वो बनाया हुआ था। कौन सी फार्मूला बना हुआ था? ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। किस बुनियाद पे वो काम कर रही थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। एक थी वीक न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए इस बंदे ने उस यूनिवर्स की जो स्टडी है बेसिकली गट में की हुई थी, इसलिए इन्होंने एक फार्मूला अप्लाई किया। और उसके साथ साथ इसने अब एक ट्रिस्टी इटली में एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का सेंटर कायम किया हुआ है। ही एस्टेब्लिश्ड हिज थ्योरेटिकल फिजिक्स सेंटर एट ट्रिस्टी इटली में। अब्दुल सलाम के नाम से, अपने ही नाम से ट्रिस्टी इटली में एक सेंटर कायम किया हुआ है। उस सेंटर का नाम क्या रखा हुआ है? उसका नाम रखा हुआ है थ्योरेटिकल फिजिक्स। क्लियर? और उसके साथ साथ इस बंदे के भी बहुत सारे कामों का आज है, मगर जो फेमस काम है, वी आर प्राउड ऑफ अब्दुल सलाम, क्योंकि इस बंदे ने बहुत सारे काम किए पाकिस्तान के लिए। और आज हम फख्र के साथ पूरी दुनिया घूम सकते हैं क्योंकि इस बंदे ने हमें एक नाम दिया हुआ है, नोबेल प्राइज। हमारा मुल्क भी मौजूद है। ठीक है, अब हम आखिरी जो बंदा रह गया है अब्दुल कदीर खान, उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वन है अब्दुल कदीर खान। The last one is डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसको हम शॉर्टकट में AQ खान लिखते हैं। पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए 1936। और इसकी डेथ कब हो गई है पता है आप लोगों को? ये मरा कब है भाई? अल्लाह से दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं हो इनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अलाइव, बिल्कुल ये अभी भी जिंदा है। वाहिद एक ही साइंटिस्ट रह गया हुआ है पाकिस्तान में, फेमस साइंटिस्ट। वैसे तो बहुत सारे मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हूद भाई है, वो भी पाकिस्तानी है, अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के आमिर इकबाल हैं। बहुत सारे जो हैं वो साइंटिस्ट अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर उसके साथ साथ जो फेमस साइंटिस्ट है वो कौन सा मौजूद है? वो है AQ खान, जो प्रेजेंट। मगर मतलब
इसका मतलब यह है ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अब्दुल कदीर खान बेसिकली कहाँ पैदा हुए, ये हैं कहाँ के? ही वॉज बॉर्न इन भोपाल इंडिया। ये इंडिया में पैदा हुए हैं, भोपाल में। कब पैदा हुए? 1936 में। सवाल अब ये पैदा होता है, ये पैदा पाकिस्तान इंडिया में हुआ, भोपाल में हुआ, पाकिस्तान कैसे आया? भाई देखें, थोड़ा समझने की भी कोशिश भी करें। अब पैदा हुआ है ये 1936 में, और तब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ है वो हुआ है 1947 में, और उसके बाद जो सेपरेशन हुई थी, माइग्रेशंस हुई थी, माइग्रेशंस में ये इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान में रहने लगे, और उसके बाद ये पाकिस्तानी कहलाने लगा, क्योंकि ये पैदा तो इंडिया में हुआ मगर अब कहाँ का है? अब पाकिस्तानी है। वी आर आल्सो प्राउड डॉक्टर एक्यूब खान, वी आर सैल्यूट हिम। क्लियर? और उसके बाद अब्दुल कदीर खान के बारे में जो बात करते हैं, इसकी जो एमएससी डिग्री हुई है, he got his MSc degree in metallurgy from the University of Holland। सर ने अपनी मास्टर्स की हुई है साइंस में, मेटलर्जी में। एमएससी जो की हुई है वो साइंस मेटलर्जी में की हुई है। वो कहाँ से की हुई है? वो की हुई है हॉलैंड से। ठीक है ना, हॉलैंड से एमएससी कराई है। और उसके साथ साथ सर ने जो पीएचडी डिग्री हासिल की है, ही गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम लीवन, बेल्जियम, चाइना। चाइना से सर ने क्या की हुई है? पीएचडी की हुई है। पीएचडी का मतलब क्या होता है? डॉक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी। इसलिए हम इसे डॉक्टर के नाम से कहते हैं। इसने एमबीबीएस नहीं की है मगर अपने सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है, और जो बंदा अपने ही सब्जेक्ट में पीएचडी करता है उसे हम डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। जरूरी नहीं है जो एमबीबीएस करके आए उसे हम डॉक्टर बुलाएं, मगर कोई भी बंदा, जैसे कि मैं इंशाल्लाह पीएचडी करूंगा तो मैं भी बाद में डॉक्टर मोहम्मद अली महर कहलाऊंगा इंशाल्लाह, आप भाइयों की बहनों की दुआओं से। ठीक है, तो फर्दर हम बात करते हैं एक्यूब खान के हवाले से। डॉक्टर एक्यूब खान ने पीएचडी की चाइना से, और उसके साथ साथ एक्यूब खान का जो बहुत सारे काम थे, उसके बाद ये वापस हॉलैंड में यूरेनको एनरिचमेंट में एज अ एक्सपर्ट, असिस्टेंट एक्सपर्ट के तौर पर वहां पे काम करने लगा। एंड देन ही सेट अप एटम बम। उसके बाद इसने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। पाकिस्तान के लिए इसने एटम बम बनाया, मगर मतलब ये फ्रांस में रह रहा था, काम फ्रांस वालों के लिए करा था, मगर जो एटम बम बनाने की कोशिश करा था वो पाकिस्तान के लिए करा था। और उसके बाद इसने आखिरकार एटम बम पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, और हैंड ओवर करने के बाद आज दुनिया में, पूरी दुनिया में आज न्यूक्लियर स्टेट में पाकिस्तान 6th नंबर पर मौजूद है, बिकॉज ऑफ डॉक्टर एक्यूब खान। अगर एटम बम ये ना बनाता तो आज हमारा मुल्क पूरे नक्शे में किसी भी तरह पे नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे पास कोई एटॉमिक पावर ना होता, मगर इसकी बदौलत से हमें एटॉमिक पावर मिला। क्लियर? उसके बाद एटम बम बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया। हिलाले इम्तियाज से नवाज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इसने कंट्री को 6th नंबर पर पहुंचा दिया, तो नोबेल प्राइज इसे नहीं मिला, इसे हिलाले इम्तियाज दे दिया। क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है ना, क्यों नहीं दिया, इसे हिलाले इम्तियाज क्यों दिया? भाई बात सुने, जो नोबेल प्राइज है वो उन बंदों को दिया जाता है जो कुछ नया कर देते हैं। जैसे अब्दुल सलाम ने ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी को डिफाइन किया, वो एक न्यू थी, क्योंकि पहले पूरी दुनिया में ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं था।
तो ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी अब्दुल सलाम ने जैसे ही दी वो एक बिल्कुल न्यू थी, जबकि किसी भी बंदे ने पहले कभी काम नहीं किया हुआ था, मगर एटम बम हर एक कंट्री में मौजूद था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे अपनी तरफ से हिलाले इम्तियाज दे दिया। सही है ना, इसलिए नोबेल प्राइज इसे नहीं मिला, क्योंकि इसने कुछ नया नहीं किया। फ्रांस वालों के पास एटॉमिक पावर्स बहुत मौजूद थे, इसलिए इसने मेथड उनका ले लिया और काम किया हुआ था पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इसे हिलाल इम्तियाज दे दिया है। और उसके बाद इसने अब पूरी पाकिस्तान में कुछ सिटीज हैं पाकिस्तान की जहां पे इसने एक्यू खान रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से सेंटर्स कायम किए हुए। कौन से नाम से? एक्यू खान रिसर्च लेबोरेटरीज, इसने लेब्स ओपन की हुई है। अब एक्यू खान रिसर्च लेबोरेटरीज में ये खुद स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर फील्ड में ट्रेंड करता है। जैसे कोई भी बंदा न्यूक्लियर में स्पेशलाइजेशन करके आता है तो उन लोगों को यह बंदा ट्रेंड खुद करता है। तो हमें इस बंदे पर भी फख्र करना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने एक्यू खान रिसर्च लेबोरेटरीज में न्यूक्लियर फील्ड में बंदों को ट्रेन कर रहा है। उसके साथ साथ इसने एटम बम दिया, खुद इंडिया का था, पाकिस्तान आ गया, तो इसकी बहुत सारी मेहरबानियां हैं, कुर्बानियां हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी सेकंड वन चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा मेजरमेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।